और वो लोग भी डूब मरे जो इन लोगों का समर्थन करते हैं। उन्हें भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकर जम्मू तक भारत के कई हिस्से एक अदृश्य लेकिन खतरनाक युद्ध से गुजर रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जहां गोलियां कम और वैचारिक जहर ज्यादा फैलाया जा रहा है। क्या एक केवल सांप्रदायिकता, जातीय संघर्ष है, या फिर कोई गहरी साजिश जो भारत को अंदर से खोखला कर रही है? आज फ्लैश पॉइंट फाइल्स में पहले इस एपिसोड में हम इस आग के पीछे के चेहरों को बेनकाब करेंगे, उन ताकतों को उजागर करेंगे जो भारत को भारत से अलग करने की फिराक में है। बिना किसी नाम लिए उन लोगों के ऊपर आपेक्ष पैदा करेंगे जिससे आप लोग भी तुरंत मेरा इशारा समझ लेंगे। अगर कोई दुश्मन हमारी सीमाओं पर हमला करे तो देश एकजुट हो जाता है, लेकिन जब आग हमारे ही आंगन में सुलगाई जाए, जब भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, जब बच्चों के सामने माओ की अस्मिताओं को रौंदा जाए, जब जान लीजिए कि दुश्मन बाहर नहीं भीतर घुस चुका है। मणिपुर से लेकर जम्मू तक भारत के कई हिस्से एक अदृश्य लेकिन खतरनाक युद्ध से गुजर रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जहां गोलियां कम और वैचारिक जहर ज्यादा फैलाया जा रहा है। क्या एक केवल सांप्रदायिकता, जातीय संघर्ष है, या फिर कोई गहरी साजिश जो भारत को अंदर से खोखला कर रही है? आज फ्लैश पॉइंट फाइल्स में पहले इस एपिसोड में हम इस आग के पीछे के चेहरों को बेनकाब करेंगे, उन ताकतों को उजागर करेंगे जो भारत को भारत से अलग करने की फिराक में है। बिना किसी नाम लिए उन लोगों के ऊपर आपेक्ष पैदा करेंगे जिससे आप लोग भी तुरंत मेरा इशारा समझ जाओगे। 2023 की मई, जब पूरा देश चुनावों, आईपीएल और G20 की तैयारियों में व्यस्त था, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था। कुकी और मैतेई, दो समुदाय जो दशकों से मणिपुर में साथ रहते आए थे, अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए? 10 मई 2023 मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने की सिफारिश की। इसके विरोध में कुकी समुदाय ने ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकाला। लेकिन ये मार्च कब, कैसे और क्यों विनाश की पटकथा में बदल गया? तो पूरे मणिपुर में आगजनी, बलात्कार, हत्या, धार्मिक स्थलों पर हमले शुरू हो गए। महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया। एक ऐसी अमानवीय घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये हिंसा क्यों हुई, सवाल ये है कि इंटरनेट क्यों 3 महीने बंद रखा गया? क्यों 2 महीने बाद वो वायरल वीडियो बाहर आया? और क्यों एक विशेष प्रकार की लॉबी इस पूरे संघर्ष को हिंदू बनाम ईसाई रंग देने में जुट गई? क्या ये सिर्फ एक जातीय मामला था, जातीय विवाद था, या फिर भारत के उत्तर पूर्व को अस्थिर करने की एक रणनीति, एक साजिश थी? इस क्षेत्र में दशकों से चल रही है 3 खतरनाक प्रक्रियाएं। पहली है क्रिश्चियनाइजेशन थ्रू फॉरेन मिशनरीज। तो जो 90% कुकी समुदाय ईसाई धर्म को अपना चुका है। चर्च संस्थाओं के जरिए शिक्षा और धर्मांतरण एक साथ चलते हैं। दूसरी प्रक्रिया है क्रॉस बॉर्डर नार्को टेररिज्म। मणिपुर, म्यांमार, मिजोरम और नागालैंड का क्षेत्र, जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, यह कुख्यात है यहां से क्योंकि ड्रग तस्करी होती है। 2022 में बीएसएफ और असम राइफल्स ने मणिपुर में 600 करोड़ से अधिक की ड्रग्स पकड़ी है। तीसरा जो यहां पर मुख्य होता है, एथनिक मिलिटीज बैक्ड बाय फॉरेन ग्रुप्स। कई कुकी संगठन म्यांमार और चीन से हथियार प्राप्त करते हैं। उनका प्रशिक्षण भी सीमा पार होता है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? आम नागरिक, मासूम बच्चे जिनका बचपन जल गया
और महिलाएं जिन्हें बलात्कार का हथियार बनाकर तोड़ा गया। कौन है ये लोग जो इस आग में घी डालते रहे? एक तरफ विदेशी मीडिया, बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो सिर्फ एक पक्ष की पीड़ा दिखाकर भारत को फेल्ड स्टेट की तरह पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग जो मणिपुर को कश्मीर बना देने की मांग करने लगे। मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहा, वो एक प्रयोगशाला बन गया है जहां भारत को टुकड़ों में बांटने की नई टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है। जब भी आतंकवाद की बात होती है तो दिमाग सीधा कश्मीर की घाटी तक जाता है, लेकिन असली खतरा अब घाटी नहीं, घाटी के बाहर पनप रहा है, जम्मू में। वही जम्मू जिसे हम अब तक शांत, स्थिर और सुरक्षित मानते रहे। 2023 और 2024 में एक नया ट्रेंड दिखा। जम्मू के हिंदू बाहुल इलाकों में आतंकी हमलों की बाढ़ आ गई। डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, वो इलाके जो पहले आतंक लगभग मुक्त हो चुके थे, अब फिर से रक्त रंजित हो रहे। 2023 में राजौरी में एक मंदिर के पास धमाका हुआ था जिसमें श्रद्धालु घायल हो गए। पुंछ में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया था, 5 सैनिक शहीद हो गए थे। और जून 2024 में डोडा में बस पर आतंकी फायरिंग हुई जिसमें 9 आम नागरिक मारे गए थे। सवाल उठता है, ये आतंकी आए कहां से? क्या ये फिर से पाकिस्तान से भेजे जा रहे, या ये हमारे ही बीच छिपकर सामान्य चेहरों के पीछे जहर पाल रहे? उत्तर है हाइब्रिड मिलिटेंसी। हाइब्रिड मिलिटेंसी ये आतंक का नया मॉडल है। ये आतंकवाद का एक नया चेहरा है जहां कोई छात्र, कोई दुकानदार, कोई बेरोजगार युवक कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वन टाइम टेररिज्म बना दिया जाता है। इसको मतलब इनकी कोई पहचान नहीं होती, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, एक मिशन और फिर वापस वो सामान्य जीवन में ये लोग लौट आते। इन लोगों को सोशल मीडिया, डार्क वेब और मदरसा नेटवर्क्स के जरिए कट्टरपंथी बनाया जाता है। किसका हाथ है इस प्लान में? आईएसआई, पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी। जम्मू में आतंक को फिर से सक्रिय करने के पीछे उसी का ब्लूप्रिंट है। और पीओके में सक्रिय एलएटी, जैम और टीआरएफ जैसे संगठन अब सिर्फ घाटी नहीं, डोंगरा क्षेत्रों को भी टारगेट कर रहे हैं। और कुछ लोकल रेडिकल्स नेटवर्क्स हैं जम्मू में। तो जम्मू के कुछ संवेदनशील इलाकों में जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने जमीन तैयार कर ली है। इसके बाद शुरू होता है खालिस्तान और जिहाद का गठबंधन। तो अभी एक चौंकाने वाला एक खुलासा किया गया है कि पंजाब में कुछ आतंकी पकड़े गए तो उनके पास से जिहाद लिटरेचर मिला, खालिस्तानी फ्लैग मिला और पाकिस्तानी हथियार, तीनों चीजें एक साथ मिली। क्या भारत में दोनों छोरों पर दो अलग अलग आतंकी विचारधाराएं अब एक साझा दुश्मन भारत के खिलाफ एकजुट हो रही हैं? मतलब पश्चिम में खालिस्तान, उत्तर में रेडिकल इस्लाम और उत्तर पूर्व में सेपरेलिस्ट क्रिश्चियनिटी। तीनों की कहानी अलग है, लेकिन एंड गोल एक ही है, भारत को अशांत करना, भारत को अस्थिर करना। जो जम्मू कभी शरणार्थियों का सुरक्षित आश्रय था, जहां लाखों कश्मीरी पंडितों ने दोबारा जीवन बसाया, वहीं अब फिर से गोलियों की आवाज गूंज रही है। आतंकवादी अब धर्म देखकर नहीं मारते, वे भारत देखकर मारते हैं। जम्मू अब सिर्फ सीमा नहीं, वो प्रयोगशाला बन चुका है जहां आतंकवाद के नए मॉडल टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो अगला टारगेट
कोई और राज्य होगा, शायद वो है जहां हम खुद रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि मणिपुर, जम्मू, बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदायों के बीच अलग अलग मुद्दों पर लगातार एक जैसी घटनाएं क्यों दोहराई जा रही? क्या ये सब महज संयोग है या फिर भारत को तोड़ने वाली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चल रहा है? ये जो घटनाएं चल रही हैं भारत को तोड़ने की, स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। इन घटनाओं के पीछे एक पैटर्न है, एक स्क्रिप्ट है जो हर जगह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चेहरों से, लेकिन एक ही मंशा से ये चीजें दोहराई जा रही हैं। स्टेप फर्स्ट है पहचान की राजनीति को हवा दो। मतलब कहीं जाति का मुद्दा बनाओ, जैसे मणिपुर में एसटी स्टेट्स, कहीं धर्म का जहर घोलो, जैसे जम्मू में मंदिरों पर हमला, कहीं भाषाई अस्मिता को वेपन बना दो, जैसे महाराष्ट्र या असम में। दूसरा स्टेप, फेक विक्टिमहुड का नैरेटिव फैलाओ। मतलब पीड़ित सिर्फ एक पक्ष को दिखा दो, बाकी सबको प्रोपेगेंडा बताकर चुप कराओ। वीडियो काटो, एडिट करो और इनको फैलाओ। यही सब नैरेटिव चल रहा है। स्टेप तीसरा है भारत सरकार को तानाशाह घोषित करो। अरे भैया, सेना की अगर कार्रवाई होती है तो ये लोग उसको मानवाधिकार का उल्लंघन बता देते हैं। सुरक्षा बलों को हत्यारा या ब्राह्मणवादी हिंसक ताकत बताया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है इन लोग। चौथा स्टेप है अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग उठाओ। यूएन से अपील, यूएस कांग्रेस में हियरिंग, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी जैसे समूहों की रिपोर्ट। तो इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे शाहीन बाग, सड़क बंद, बच्चे आगे, कैमरे हर जगह। देश को बताया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है। एक कृषि कानून आंदोलन हुआ था। अरे भैया, वास्तविक किसानों के पीछे छिपकर यहाँ पर खालिस्तानी एजेंट थे। कनाडा से फंडिंग हो रही थी और भारत विरोधी नारे लग रहे थे। एक मामला हमें लखीमपुर, हाथरस और बुलंदशहर में देखने को मिला था। एक घटना को इतना बढ़ाया गया कि पूरा माहौल हिंदू विरोधी बताया जाने लगा। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में जो लव जिहाद है, महिलाओं के धर्मांतरण पर सवाल उठाने वालों को सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया, उनको सांप्रदायिक बता दिया गया। क्या यही भेदभाव चलेगा? तो इन सब के पीछे कौन है? सोशल मीडिया इकोसिस्टम, ट्विटर पर ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज, सब कुछ डिजिटल हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अर्बन नक्सल्स, विश्वविद्यालयों, एनजीओज, एक्टिविस्ट्स समूहों के बैठे वो चेहरे जो हमेशा एक पक्ष का बचाव करते हैं और दूसरे का वो बहिष्कार करते हैं। कुछ फॉरेन थिंक टैंक हैं जो अपने आप को बड़ा ही थिंक टैंक मानते हैं। बुकिंग्स, कार्नेगी और ओपन सोसाइटी जैसी संस्थाएं जो भारत के भीतर विचारधाराओं का टकराव और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को सह देती। रिलीजियस कन्वर्जन मशीनरी, चर्च नेटवर्क, इस्लामी संगठनों और कुछ वैदेशिक मिशनरी फंड्स जो समाज के कमजोर तबके को अलगाव का पाठ पढ़ाते हैं। भारत में आग हर जगह लगी है, लेकिन उस आग में एक ही लकड़ी जल रही है, पहचान की राजनीति। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, सबको देश की एकता से बड़ा बना दिया गया। और ये कोई अचानक हुआ प्रयोग नहीं है, बल्कि दशकों से तैयार किया गया एजेंडा है, जिसे अब एक एक कर सक्रिय किया जा रहा है। भारत को कमजोर करने के लिए हर बार बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी
बस कलम, फंडिंग और झूठा नैरेटिव ही देश की नींव को हिला देता है। जो विदेशी फंडिंग हो रही है यही भारत विरोधी प्लान का ईंधन है। क्या आप जानते हैं, केवल 2020 से लेकर के 2023 के बीच भारत ने 8,000 से ज्यादा एनजीओज को 21,000 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। 21,000 करोड़ कोई कम पैसा नहीं है। इनमें से सबसे ज्यादा पैसा हमें अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी, नीदरलैंड और कनाडा से मिला है। लेकिन सवाल है, ये पैसा कहां खर्च हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला कल्याण में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस पैसे से ट्राइबल क्षेत्रों में धर्मांतरण तेज हुआ है। दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के बीच असंतोष फैलाया गया है। भारत सरकार के हर निर्णय के खिलाफ प्रोटेस्ट इंडस्ट्री खड़ी की गई है। जो एनजीओ का नकाब पहने हुए जो संस्थाएं हैं, ये एजेंडा का खेल खेल रही। बहुत से एनजीओ जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, उनके पीछे छिपे हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय चेंज आर्किटेक्ट्स, रेजिम चेंज आर्किटेक्ट्स। जैसे एक आपने नाम सुना होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। 2018 में इसका FCRA लाइसेंस रद्द हुआ क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और नक्सल इलाकों में भारतीय सेना के खिलाफ लगातार फर्जी रिपोर्ट्स छाप रहा था। फोर्ड फाउंडेशन, जिसका भारत में दर्जनों संगठनों से नेटवर्क है, उसके दस्तावेज खुद बताते हैं कि उसका उद्देश्य सोसाइटियल चेंज थ्रू डिसेंट है। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए वो भारत में न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए हजारों करोड़ भेज चुका है। जॉर्ज सोरोस, जिसका नाम आप कई बार समाचारों में सुनते होंगे, टीवी मीडिया में सुनते होंगे। बात यहीं पर नहीं रुकती है। अब आजकल हमें देखने को मिल रहा है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, यानी विचारों से हमला किया जा रहा है। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह लड़ाई नैरेटिव की है। स्कूलों और कॉलेजों में भारत ब्राह्मणों का अत्याचारी राष्ट्र है जैसी बातें छात्रों को सिखाई जा रही हैं। न्यूज चैनलों में मॉब लिंचिंग मतलब हिंदू, आतंकी मतलब निर्दोष मुस्लिम युवक, सेना अत्याचारी फोर्स जैसी सोच परोस दी जाती है। सोशल मीडिया पर हर घटना को हिंदू बनाम अल्पसंख्यक का रंग दे दिया जाता है। यह सब क्या है? सॉफ्ट सिविल वार, यानी बिना हथियार के भारत के भीतर मन, विचार और भावनाओं को बांटने का युद्ध है। ये कौन कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन संकेतों से बात करूंगा। आप थोड़ा ये वो चेहरे हैं उनको थोड़ा समझ जाना। ये वो चेहरे हैं जो भारत के हर निर्णय का विरोध करते हैं, सरकार का हर एक निर्णय का विरोध करते हैं, जो हर आतंकी को भीड़ का शिकार बताते हैं, जो देशद्रोही नारे लगाने वालों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हकदार मानते हैं। अरे जो CAA, NRC, राम मंदिर, UCC हर विषय पर देश के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये लोग अक्सर विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया हाउस में, जुडिशरीज में, इनके सब गलियारों में एक सम्मानित बुद्धिजीवी कहलाते हैं। वारे वाह, कहां जा रहा है ये समाज? NGO हो या फिर थिंक टैंक, कन्वर्जन हो या फिर प्रोटेस्ट, ट्वीट हो या फिर न्यूज रिपोर्ट, हर मोर्चे पर भारत को भीतर तोड़ने का प्रयास जारी है। लेकिन एक जागरूक नागरिक, एक सच्चा भारतीय इन साजिशों को न सिर्फ पहचान सकता है बल्कि उन्हें विफल भी कर सकता है। मणिपुर से जम्मू तक, केरल से कश्मीर तक हर कोने में आग लगी है, लेकिन उस आग की लपटें हमारे टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो आग हमारे दिमाग, सोच और आत्मा को जलाने वाली आग है। एक देश जो अपनी ही धरती पर अनजान होता जा रहा है। जब एक राज्य जलता है और दूसरे राज्य के लोग कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, तो समझ लीजिए कि ये देश नहीं समाज टूट रहा है भाई लोग।
जब एक संप्रदाय पर हमले को उस धार्मिक स्वतंत्रता की चोट मानते हैं और दूसरे संप्रदाय के उत्पाद को न्याय की लड़ाई कहते हैं, तो समझिए हम सच नहीं एजेंडा जी रहे हैं, एजेंडा। हम क्यों हार रहे हैं? अरे क्योंकि दुश्मन स्पष्ट है, लेकिन हमारी सोच भ्रमित है। क्योंकि हम पर हर बात को लेफ्ट बनाम राइट या हिंदूज बनाम मुस्लिम में बांट देते हैं। क्योंकि हम ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, लेकिन ब्रेकिंग इंडिया को नहीं देख रहे हैं, टूटते हुए भारत को नहीं देख पा रहे। अब क्या करें? पहली बात है जागरूक बने। सोशल मीडिया पर हर खबर को आंख बंद करके उस पर भरोसा मत कीजिए। हर वीडियो पोस्ट ट्वीट को जांच लीजिए, पहले उसकी जांच कीजिए। दूसरी बात, संविधान और राष्ट्रहित में सोचें, सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों और राष्ट्रहित से आधार इस पर जो भी आधार है राष्ट्रहित का, उसी के आधार पर अपना पक्ष चुनिए। तीसरी बात, शांति और सत्य का प्रचार करें, गुस्से से नहीं, सत्य और विवेक से जवाब दें। चौथी बात, वोट, बोली और सोच तीनों का उपयोग राष्ट्रहित में करें। राष्ट्र विरोधी शक्तियां सबसे पहले आपकी सोच को निशाना बनाती हैं, उसे बचाइए। अरे कई नेता लोग कहते हैं कि यार अगर अमेरिका भारत को कुछ कह देता है उल्टा सीधा, तो वो नेता लोग मतलब सरकार के विरोध में तो खड़े होने के लिए इतने गिर चुके हैं कि भारत का अपमान करने पर तुल जाते हैं। भारत को मतलब पूरे संपूर्ण विश्व में भारत की साख को ही कमजोर कर रहे हैं। अरे डूब मरो आप लोग, और वो लोग भी डूब मरे जो इन लोगों का समर्थन करते हैं, उन्हें भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस वीडियो का अंत एक शुरुआत होनी चाहिए, एक नई सोच की शुरुआत, एक नए भारत की शुरुआत, जहां हम क्षेत्र, धर्म, भाषा को से पहले भारतीय बने। क्योंकि मणिपुर की आग अगर नहीं बुझी तो वो आग कल आपके शहर, आपके गांव, आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। वो देश तो बच जाएगा, लेकिन क्या भारत बचेगा? ये सवाल आज आपसे नहीं, ये पूरी भारत की जनता से है। ये सवाल मैं अपने खुद से नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल मुझसे नहीं है, ये पूरी जनता से है। तो आपका क्या राय है इस वीडियो के लिए? तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।